कैसे हैं प्यार से, आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में प्यार हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु। ठीक है, देखिए इसका लघु और ये संपूर्ण प्यार तो सबसे बड़ा अगर है तो यही एक चैप्टर है। एक से इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना है? 38। तो टोटल मेरे पास तो हम आपको बताएंगे और इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब सब बताते चलेंगे। एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर से आता है तो यही एक चैप्टर है। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन, ये धातु एवं धातु में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सभी को वीवीआई करते चलेंगे। देखिए भाई साहब, तो फर्स्ट का हम लोग आंसर लिखेंगे धातु और अधातु में अंतर। जब भी आपको अंतर वाला क्वेश्चन रहे तो डिवाइड करके लिखिएगा, एक साइड धातु एक साइड अधातु। और फर्स्ट में प्रश्न कि धातु अगाध वर्ध होता है और इधर लिखेंगे हम लोग अधातु अगाध वर्ध नहीं होते। ये आघात वर्ध क्या है सर जी? तो देखिए प्रश्न, तो किसी धातु को पीटने से, देखते होंगे लोहा या प्रश्न तो सोना को पीट पीट के उसके क्षेत्रफल में क्या किया जाता है? वृद्धि किया जाता है, तो वही हो गया धातु। और जिससे पीट या चूर चूर हो गया वो प्रश्न हो गया अधातु। सेकेंड नंबर लिखेंगे धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। उष्मा और विद्युत का सुचालक का कहने मतलब, सुचालक मतलब क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, यानी प्रश्न जिसको लाइन लग सके, समझ रहे हैं ना। और दूसरा नंबर उधर लिख लेंगे कि अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके। थर्ड नंबर लिख सकते हैं धातु के द्रव्यमानांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि अधातु के द्रव्यमानांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। तीन ही लिखिएगा तो काम चल सकता है। चौथा भी लिख लीजिए, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक ना, कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है। 4 ऑप्शन रहेगा, आपको भास्मिक टिक करना है। फिर प्रश्न इस साइड लिख लेंगे अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। 4 लिख लीजिए, काफी है। अब देखते हैं प्रश्न सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होती है? विद्युत धारण प्रश्न इसमें क्यों प्रवाहित होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं। तो चलिए प्रश्न इसका भी हम आपको बता देते हैं। सेकेंड का आंसर प्रश्न आपको यहां से लिखना है, धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी धातु हैं प्रश्न उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जिसके कारण धातु इलेक्ट्रॉनिक होती है, जिसके कारण धातु इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बन जाते हैं। बोले सर जी क्यों त्याग करते? तो देखिए प्रश्न, तो कोई भी जो तत्व है ना वो अष्टक को अपना पूरा करना चाहता है, तो अष्टक के पूरा करने के लिए नियम क्या है कि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 परमाणु होना चाहिए। जबकि भाई साहब यहाँ देखिए 1, 2, 3 ही होता है, तो अब बताइए 8 बनाने में ज़्यादा लेना होगा ना जी। इससे अच्छा सोचता है ना कि अपने आप को दान ही दे दे, अपने आप को प्रश्न तो दूसरे को दे देता है, जिससे इसका पिछला वाला जो 8 हो जाता है ना वो अष्टक पूरा हो जाता है। तो यही आपको लिखना है कि धातुएं इलेक्ट्रॉनिक होती है, जिसके कारण धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बन जाते हैं, एवं धातु में अनेक स्वतंत्र पूर्वक गतिशील होते हैं। अब धनायन क्यों बन गए प्रश्न? क्योंकि ये दान किए हैं, ठीक है। चलिए, जिससे धातुओं में आवेश का स्थानांतरण आसानी से होता है, इसी कारण धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न यहाँ आपको लिखना है और 1-2 बार लिख के याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है धातु की तन्यता और अगाध वर्धनीय से क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखिए तन्यता का मतलब प्रश्न जिस धातु को हम लोग तीर सकते हैं, और अघात वर्धनीय प्रश्न जिसे हम लोग पीट सकते हैं, ठीक है। तो वही आपको लिखना है, तन्यता और अगाध वर्धनीयता के परिभाषा। चलिए प्रश्न, तो देखिए हम लोग 3 नंबर का आंसर लिख लेते हैं। यहाँ से एक तन्यता है और एक अगाध वर्ध है। तो सबसे पहले तन्यता लिख लीजिए। ये नहीं देखिएगा सर जी ये 12 नंबर है 11 नंबर है, भाई साहब ये मेरा नोट्स है, ठीक ना। इसी से सारा प्रश्न तो आप अगर नोट्स ले लेते हैं ना तो सारा क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाता है। तो ये नंबर नहीं दिखे। थर्ड का सबसे पहले तन्यता लिखिए, किसी धातु के तार को बल लगाकर खींचने से उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, इसी गुण को प्रश्न धातु की तन्यता कहते हैं। नामीय तन्यता यानी मेरे प्रश्न तीर को उसको लंबा कर दिया जाए। ये समझिए कि लोहा है या कोई एक धातु है, तो किसी भी धातु के तार को प्रश्न बल लगाकर खींचने से उसकी लंबाई में अगर वृद्धि हो जाता है तो उसी गुण वाले को धातु की तन्यता कहते हैं। और इसमें सेकंड में इसका लिखेंगे आघात वर्ध में, कि किसी धातु की सतह पर आघात करने से, आघात का मतलब होता है ना पीटने से, उसके सतह के क्षेत्रफल में प्रश्न वृद्धि हो जाए। जैसे हम मान लीजिए हम इसको पीटेंगे जी, इस चीज से ध्यान दीजिएगा, तो इसके सतह में क्या होगा? सतह में क्या होगा भाई साहब? वृद्धि हो जाएगा, लम्हर जाएगा, ठीक है। तो उसी को प्रश्न हम लोग क्या कहेंगे? आघात वर्ध कहलाता है। तो यही दोनों आपको लिख लेना है। आइए प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बोलिए सर जी जितना बता रहे हैं ना सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऊपर से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लास्ट पे, बीच में प्रश्न तो बहुत फालतू का क्वेश्चन, उसको हम लोग आपको बता देंगे लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। देखिए भाई साहब, द्विधर्मी ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं, तो दोनों सेम है, ठीक ना। इसका आंसर प्रश्न आपको यहाँ से लिखना है कि जब किसी धातु के ऑक्साइड अम्ल और भस्म दोनों से विक्रिया करते हैं,
जब किसी धातु के ऑक्साइड में प्रयास तो अम्ल से भी अभिक्रिया कर ले, भस्म से भी अभिक्रिया कर ले, दोनों से जब अभिक्रिया करते तो उस धातु के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड या द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड या द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब इसका जैसे भी देखिए यहाँ पे Al2O3 है भाई साहब, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ प्रयास तो क्या है जी, भस्म है, दोनों से अभिक्रिया किया है, क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये भी आप लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कौन सी धातुएं गुण प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का प्रयास तो आंसर हम आपको यहाँ पे लिख लिए हैं। अब बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 का क्या किससे था, नोट्स कहीं द्वारा था। आइए प्रयास तो क्वेश्चन नंबर 5 को जान लेते हैं। देखिए ग्रेफाइट में धात्विक गुण मौजूद है, उसके बाद आपको जानते हैं यहाँ से सीधे यहाँ जाना होगा। ठीक है, छूट गया था। ग्रेफाइट में धात्विक गुण मौजूद है क्योंकि उसमें चमक होती है, और उसके बाद प्रयास तो यहाँ से चलेंगे, और वह विद्युत का धनात्मक होती है, विद्युत के धनात्मक होती है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करता है, अतः यह एक सुचालक है। अपवाद के रूप में क्वेश्चन प्रयास तो कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में आया है कि कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो वो होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ, यही तो देख रहे हैं ना पेंसिल में, यही तो ग्रेफाइट है प्रयास तो। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि अधातु है फिर भी विद्युत का सुचालक है, तो आपको ये लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। आर्गन के दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन के अणु Ar2 क्यों नहीं बनाते हैं। तो देखिए बेस्ट, आपको सबसे पहले पता होगा कि आर्गन क्या है। तो आर्गन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस किसे कहते हैं, जो मेरे पास तो किसी से अभिक्रिया न करे, समझिए कि मरा हुआ तत्व है, न ये बेचारा किसी से जुड़ता है, न किसी के साथ मेरे प्यार साथ चलना पसंद करता है, अपने स्थानों पे दम मस्त रहता है। तो आर्गन एक अक्रिय गैस है, इसका अष्टक पूरा रहता है। अष्टक पूरा रहता है, समझ रहे, सब चीज़ मेरे प्यार इसके पास भरपूर है। इसकी 12वीं कक्षा में 8 होती है, तो इसे किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। इस कारण किसी से संयोजक या बंधन नहीं बनाता है, अतः यह परमाणु के रूप में विद्यमान रहता है। तो यही आपको लिख लेना है, जिंदा है लेकिन बस खाने पीने के लिए। आगे देखें प्रश्न तो क्वेश्चन नंबर 7। परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है, चलिए जान लेते हैं। देखिए आपको सबसे पहले लिखना है परमाणु और आयन में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है जी, और मेरे पास तो एक साइड लिखिएगा परमाणु, एक साइड लिखिएगा आयन। फर्स्ट का है परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु जो प्रयास तो वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि आयन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। सेकंड नंबर लिख लेंगे परमाणु प्राय विद्युत के उदासीन होते हैं। परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, जबकि आयन प्राय आवेशित होते हैं। आवेशित प्रयास तो दो तरह के, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, यानी धनावेशित और ऋणावेशित चिन्ह बोल सकते हैं। तो आप ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयास तो क्वेश्चन नंबर 8। सहसंयोजन बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। देखिए प्रयास तो इसको हम बुक से ही लिखा देते हैं आपको। सहसंयोजन बंधन जो होता है ना वो 3 प्रकार के होता है। एकल सहसंयोजन बंधन, इसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, और द्विक सहसंयोजन प्रयास तो डबल बॉन्ड, और त्रिक, त्रिक का मतलब 3। और आप कैसे बनता है यहाँ से लिख सकते हैं, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजन बंधन कहलाता है। ठीक है, दो परमाणु प्रयास तो आपस में मिल के अपना अष्टक को पूरा करेंगे तो उसी बंधन को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक सहसंयोजन बंधन। तो ये प्रश्न आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब 9 नंबर। आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से विद्युत का कुचालक है। ये प्रश्न तो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आपसे पूछा जा रहा है ना कि आप कैसे प्रमाणित करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो विद्युत का कुचालक है, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो चलिए भाई साहब जान लेते हैं हम लोग। देखिए फिर से नोट्स आ गया अपना, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब सब नोट्स में मिल जाएगा। देखिए प्रयास तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, यह मेरे प्रयास तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा यूटीएम स्टडी पे। तो यूटीएम स्टडी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी पा सकते हैं। चलिए, और प्रयास तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजन यौगिक है। ठीक है, अब सहसंयोजन प्रयास तो कौन सा होता है, जो बनाता है एक दूसरे के सहायता से, जिसमें कार्बन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करता है। ठीक है, साझेदारी करता है, जिसके कारण कार्बन एवं क्लोरीन के अणु आपस में, आपको यहाँ तक लिख लीजिए पहले,
आपस में मजबूती वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिसके कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी कम होती है। इसी कारण कार्बन टेट्राक्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। यही प्रश्न आपको लिख लेना है, ठीक है। इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। जैसे एक रूम में प्रश्न तो 15 लोग मान लीजिए हम लोग समा देंगे तो उसमें 2 बच्चा और जा सकता है नहीं, तो वही इसमें होता है। इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होबे नहीं करता है। चलिए, तो आपको इस प्रकार लिख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं घुलता है, तो यही चीज़ आपको लिख लेना है। आइए भाई साहब हम लोग यहाँ से लिखेंगे जी कि सोडियम क्लोराइड किसका सूत्र होता है? नमक का, ठीक ना, NaCl। एक आयनिक यौगिक है तथा अब आयनिक यौगिक को निरपेक्ष, तो जिसका भी देखिए सूत्र मिल जाएगा ना वो क्या होता है? यौगिक एक होता है तथा जल के साथ ध्रुवीय यौगिक है। ये जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन निरपेक्ष साथियों क्लोराइड एक सहसंयोजन यौगिक है तथा उदासीन अणुओं से बने तथा जल में गैर ध्रुवीय अंतः नहीं घुल पाती है। देखिए CCl4 ये मेरे पास तो क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। यही क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ भी कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया गया है, तो यही प्रश्न तो क्या होता है कि जल में नहीं घुलता है, जबकि सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है। तो आपको इस प्रकार 10 का आंसर लिख लेना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। CH4 और CO2 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखे। एग्जाम में कई बार आया है, लेकिन बदल क्या है, तो हम पास तो आपको 2 नहीं बहुत सारा बता देते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा नोट्स है प्रश्न तो जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखा गया है। देखिए आपके अभी पूछा क्या है? CH4 का, तो आप मीथेन का ये बना लीजिएगा। कार्बन क्या होता है ना कि 4 बॉन्ड बनाता है, ये 4 गो के साथ दोस्ती करता है। हाइड्रोजन प्रश्न तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो एक है हाइड्रोजन वाला और एक है प्रश्न तो कार्बन वाला। कार्बन वाला को हम लोग कटकुट रखे हैं और हाइड्रोजन वाला को सिंगल से खाली प्रश्न तो दर्शा दिए, और दोनों जुड़ कर प्रश्न तो क्या किया है? आपस में, ठीक है, बंध बना लिया। बंध को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, तो सबका अष्टक पूरा भी है। फिर ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी आप लोग देख लीजिए। चलिए, और ये है पैस तो जल का भी आपको पूछ देता है। यहाँ NH3 अमोनिया हो गया, और ये पैस तो ऑक्सीजन। आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का पैस तो हम आपको बुक से बता देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना ये दिया गया है, एक हम आपको बता दिए और एक यहाँ से आपको लिख लेना है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सब एग्जाम में कई बार आता है, तो आपको भाई साहब पढ़ने के लिए खुद सीख जाना है। 1-2 बार जब अभ्यास कीजिएगा ना तो आपको पता हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। किसी रासायनिक यौगिक के बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका है? किसी भी रासायनिक यौगिक के बनने में बैठ तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका है? तो आइए हम लोग 12 का आंसर यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेकर तत्वों को साथ बंधन तो बनाकर यौगिक का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, ठीक है, और तत्वों के साथ तो बंधन बनाकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो बहुत सिंपल है और बहुत सरल है, यहाँ से आपको लिख लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये सर प्रयास तो अभी तक एग्जाम में एक बार भी नहीं आया है, ठीक है। 13 से लेके आपको हम कहाँ तक चल जाए? 20-22 तक। फिर भी आपको हम बता देते हैं क्योंकि आप लोग तो होमवर्क पूरा कर रहे होंगे। किसी तत्व A की परमाणु संख्या 12 है। देखिए बता दिया गया है कि तत्व में तो परमाणु संख्या 12 है, तो कौन सा तत्व होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। दूसरे तत्व B की परमाणु संख्या 17 है। अब 17 परमाणु संख्या किसका होता है? तो मेरे पास तो आप क्लास 9th में याद किए होंगे 1 से 50 तक कम से कम का जी। और A और B संयोज बने यौगिक का सूत्र लिखिए, और A और B के पास तो संयोग कर देंगे। संयोग का मतलब जोड़ देंगे, तो कौन सा यौगिक बनेगा? तो A की परमाणु संख्या 12 है, तो 12 पर कौन होता है? मैग्नीशियम। अब B की परमाणु संख्या 17 है, तो 17 पर कौन होता है पास तो, ठीक है, क्लोराइड। और ये संयोग करके क्या बना लेगा? MgCl, ठीक है। चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि हम दोनों के पास तो क्या किया गया था? जोड़ दीजिए, संयोग कर दीजिए, तो बना लेगा MgCl। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अमोनिया के अणु में कुल कितने सहसंयोजन बंधन है? तो मेरे पास तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अब कितना बॉन्ड है? तो जो नाइट्रोजन होता है ना वो 3 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3, और हाइड्रोजन पास तो सिंगल बनाता है। तो लिखेंगे अतः NH3 में 3 सहसंयोजन बंधन होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार आप डायग्राम भी बना लीजिएगा। और इसी का B नंबर है, देखिए कि सोडियम अणु कहना क्या सही है? तो मेरे पास तो लिखेंगे नहीं, सोडियम पास तो बंध नहीं बनाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पदार्थों में बंधन की प्रकृति पर प्रकाश डालें, ठीक है। कौन सा बंधन किस में है? जैसे पहला जल है, दूसरा नाइट्रोजन अणु है, तो मेरे पास तो पहला में हम लोग लिखेंगे जल में। जल के सूत्र क्या होता है जी? H2O। तो ये देखिए क्या बन रहा है? सिंगल बॉन्ड,
ठीक है। और जबकि मेरे पास तो ऑक्सीजन कितना बनाता है, ऑक्सीजन मेरे पास तो 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ मेरे पास तो नाइट्रोजन है। चलिए सबको आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ मेरे पास तो कैल्शियम क्लोराइड है। देखिए मेरे पास तो एग्जाम में आपको हमेशा पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन है वो कितना बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन मेरे पास तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और इसी पास तो अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ये तीनों से पास तो 1 नंबर कंफर्म है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है। तो आप ये तीनों याद रखिएगा, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि तत्व WX/Z लगातार दिया गया है, यानी मेरे पास तो W की परमाणु संख्या 7 है, ठीक है, X की परमाणु संख्या 9 है, और मेरे पास तो Y की परमाणु संख्या 10 है, और Z की परमाणु संख्या 11 है। तत्व निम्नलिखित युगों में बने यौगिक के सूत्र लिखे और उनमें विद्यमान बंधन भी बताना है, ठीक है। जैसे W मेरे पास तो किसका परमाणु संख्या 7 होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा, तो हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। देखिए W बराबर मेरे पास तो 7 दिया गया है, और X बराबर आपको 9 दिया गया, Y बराबर 10, Z बराबर इतना। तो W और Y का पूछा जा रहा है, तो W मेरे पास तो क्या है जी 7, और 7 नंबर पर कौन होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो यही पास तो आपको लिखना है। जैसे देखिए बाई कौन है, तो बाई है जी सर जी 10 नंबर परमाणु वाला, अब बाई में कौन है, फ्लोरीन। तो ये दोनों अब क्रिया करके पास तो नाइट्रोजन फ्लोराइड बना लेता है, और इसके बीच में कैसन बॉन्ड बन रहा है, तो एकल सत्संयोजन बंधन बनता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगला है दूसरा नंबर इसी का X और बाई, X और X से है, X और X से है। तो X मेरे पास तो कितने नंबर पे है, 9 नंबर पर। 9 पे कौन आता है, फ्लोरीन, और फिर से फ्लोरीन। तो इसमें भी कैसा बंधन है, एकल बंधन का निर्माण होता है। फिर मेरे पास तो इसी का तीसरा W और Z, तो W के कितना परमाणु संख्या दिया गया है, 7, और Z का पास तो 11। तो 7 पे कौन नंबर है, नाइट्रोजन, और 11 पास परमाणु संख्या किसका होता है, सोडियम का। तो ये मेरे पास तो सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर लेता है, इसमें भी कैसा बंध है, एकल बंधन का निर्माण। फिर लास्ट वाला भी आपको लिख लेना है। जैसे बाई बराबर देखिए 10 दिया गया है, और Z बराबर 11, तो 10 है नियॉन का, और 10 मेरे पास तो परमाणु संख्या नियॉन का होता है, और 11 किसका होता है, सोडियम का। ये अभी क्रिया नहीं करेगा, क्यों नहीं किया करेगा सर जी, क्योंकि नियॉन मेरे पास तो एक अक्रिय गैस है जो अब क्रिया कभी करता ही नहीं है, इसके अष्टक पूरा है, बोले ना 4-5 मेरे पास तो अक्रिय गैस होते हैं जो किसी के साथ अब क्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो 17 नंबर, पिछला जो वीडियो बनाए थे ना, तो मुझे याद है, लगता है ना 17 नंबर तक बना के छोड़ दिए थे। तो आप लोग ज़्यादा कमेंट किए सर जी पूरा बना दीजिए पूरा, तो इस बार प्रश्न तो आपको संपूर्ण बता देंगे, ठीक है, पूरा दम 38 तक। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा भाई साहब, लेकिन आपके लिए हाँ, लेकिन हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। जो भी क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट करवाए भाई साहब, उसी को आपको प्रश्न तो सिर्फ याद करना है, बहुत बार आपको इसको बना लेना है, लेकिन ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, X और Y तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। ये प्रश्न तो कभी पूछा भी नहीं गया है, आपको लग रहा होगा, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा। हमारे में यही खासियत है कि हम हर एक वीडियो को प्रश्न तो हर एक चैप्टर में बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन सा एग्जाम में नहीं आता है। देखिए X में दिया गया ना 2 और 6, तो इसको प्रश्न तो ये किसका होता है, तो ये परमाणु संख्या 8 वाला का होता है, क्योंकि पहला में 2 और दूसरा प्रश्न तो कितना होता है 8, लेकिन 8 तो बचेगा नहीं, कितना 6 है, तो 6 2 8 ये ऑक्सीजन का होता है। यहाँ देखिए 2 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 नंबर पर कौन होता है, कैल्शियम। कम से कम प्रश्न तो 1 से 30 तक आपको याद होना चाहिए परमाणु संख्या, कम से कम की बात कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न तो पूरा याद कर लीजिए तो और अच्छा बात है। ये दोनों क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है और ये एकल बंध का निर्माण करता है, यही आपको लिख लेना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न तो 18 नंबर, एक धातु एक परमाणु संख्या 19 है। अब आपको पता करना होगा कि 19 किसका होता है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर सफेद ठोस क्लोराइड बनाता है। चित्र की सहायता से एक अभिक्रिया पूर्व और पश्चात में बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए प्रश्न तो ए, सबसे पहले धातु जो ए है जिसकी परमाणु संख्या 19 है वो पोटेशियम है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के। और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा जिसका प्रश्न तो 17 नंबर है। अब क्रिया से पूर्व तो 2 8 8 1 और अब क्रिया के पश्चात 2 8 8, ठीक है। चलिए यही आपको प्रश्न तो लिख लेना है। चलिए जी, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक परमाणु ए दूसरे परमाणु बी के 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। कोई एक दोस्त है जो दूसरे दोस्त को प्रश्न तो 2 रुपया देता है, ठीक है, और ए की संयोजकता बी की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि यहाँ ए बी को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अतः ए की बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अतः संयोजकता 2। मेरे पास तो बाहरतम कक्षा में अगर 2 है तब ये ना देगा जी। अगर मेरे पास तो किसी के बाहरतम कक्षा में 5 है तो वो लेना पसंद करता है, किसी के बाहरतम कक्षा में 6 है वो लेना पसंद करता है। क्यों सर जी, क्योंकि उसको मेरे पास तो 8 पूरा करना है, और किसी को 2 है भाई साहब तो इसको लेना पड़ेगा 6, जबकि देना आसान है तो ये अपना दे देता है।
तथा बी को 2 देता है, अर्थात 6 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। 8 कौन है? ऑक्सीजन नंबर। तो ए बी, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्माण करता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 20। हाइड्रोजन अणु में बनने में दोनों हाइड्रोजन परमाणु को अष्टक प्राप्त नहीं करते हैं, फिर भी हाइड्रोजन के अणु काफी अस्थायी होते हैं, क्यों? देखिए बताए थे दोस्तों कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के संयोग से हाइड्रोजन अणु बनता है। इसके हाइड्रोजन के दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करके 2 पूरा करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास तो कितने बॉन्ड बनाता है? वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये आपको लिख लेना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल, ए बी सी तीनों तत्व दिया गया है, परमाणु संख्या पास तो इतना दिया गया। अक्रिय गैस की पहचान करें। अक्रिय गैस कौन सा है? तो ये पास तो 10 नंबर वाला, क्योंकि 10 नंबर कौन आता है? नियॉन, ठीक है। और ये कैसा पास तो अक्रिय गैस है। देखिए 2 और 8, इसका अष्टक क्या है? पूरा है। और आप इसको कीजिएगा भाई साहब तो 2 और 6 ही आएगा। इसको कीजिएगा भाई साहब तो 2 8 8 8 8 कितना हो जाएगा? 16 16 2 18 2 20। तो इसका भी अष्टक पूरा नहीं है। अष्टक किसका पूरा है पास तो 10 वाला को। तो बी नंबर क्या है बताइए फटाफट, जो क्रिया नहीं करेगा, अक्रिय गैस है। तो पहचान कर लिया ना, बहुत अच्छा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो जो मेरे पास तो इसको आवश्यकता है, जैसे देखिए 6 है ना, तो इसको कितने की जरूरत है? तो सर जी 2 लेना आसान है कि 6 देना आसान है? सर जी 2 लेना आसान है। किसके लिए? अष्टक 8 पूरा करने के लिए। तो इसको पास तो लिखेंगे 2,6। तो इसको देखिए 8 में से कितना घटेगा? 6। तो यानी इसको 2 लेना जरूरी है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। निम्नलिखित में से वैद्युत संयोजक के पास तो यह सहसंयोजक का चयन करना है। आपको बताना है कि कौन सा वैद्युत है और कौन सा सहसंयोजक है। तो आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। देखिए वैद्युत संयोजक एक तो पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, इसमें जितना भी बॉन्ड बनाएगा ना वो कैसा? वैद्युत संयोजक। और सहसंयोजक के पास तो कौन बनाता है? ग्लूकोज, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिलीन, यूरिया। चलिए यही आपको सिर्फ लिखना था, यानी पहचानना है इसमें कौन कौन है। तो हम लोग पहचान के अलग अलग कर दिए हैं। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24। जल में विलय 2 सहसंयोजक का नाम लिखिए। अब इसमें से ही ना पहचाने हैं जी, तो आपको बताना है कि विलय जो जल में घुल सके, तो वो है मेरे पास तो ग्लूकोज और यूरिया। 2 बोला है तो पहला नंबर इसको लिख लीजिए, 2 इसका लिख लीजिए। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर पास तो 25। मैग्नेटाइट में अनुचुंबकीय पदार्थ मिश्रित के इसके अलावा पास तो एक विधि का उल्लेख करना है। तो मैग्नेटाइट जो होता है पास तो वो किसका अयस्क होता है? वो लोहा का अयस्क होता है। तो जिसमें भी आपको ध्यान दीजिएगा कि यह देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा क्या करेंगे? अयस्क से अशुद्धि को बाहर निकालेंगे। तो लिखेंगे यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है जब अयस्क और उसमें विद्यमान अपद्रव में कोई एक चुंबकीय हो, ठीक है। अब पेज नंबर देखिए 58 पे आते हैं। बुक में आपको टेस्ट इसका अच्छा से दिया गया, तो वहां से भी आपको लिख लेना है 58। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से चुंबकीय पृथक्करण विधि, यहाँ से फिर आपको लिखना होगा, ठीक है। डायग्राम आपको पारना है तो पारिए, नहीं पारना है तो रन दीजिए। इसमें क्या होता है पास तो देखिए अयस्क और अपद्रव, इसमें क्या होता है? अशुद्धि होता है और यहाँ से डाला जाता है। चलते 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 पट्टी के अनुसार पास तो चुंबकीय बेलन है, ठीक है। तो जो चुंबक होता है वो अपना में सटा के इधर कर लेता है चुंबकीय द्रव को, और जो अयस्क रहता है वो बाहर चला जाता है। तो ये क्या होगा पास तो शुद्ध हो गया, ठीक है। हम लोग देखे होंगे ना पास तो घर पे क्या करते हैं कि सूप के द्वारा थी करते हैं, तो हवा में करते हैं तो जो भी कचरा आता है वो बाहर चला जाता है, बाकी जो पास तो रहता है वो नीचे गिर जाता है। तो यहीं पे उसमें चुंबकीय पृथक्करण में सेम टू सेम यही विधि है। यहाँ से भेजिए, यहाँ चुंबक लगा हुआ है, जो चुंबक के साथ है वो सट के इधर आ जाएगा, और जो पास तो अयस्क है यानी शुद्ध है वो बाहर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक ना। देख लीजिए आपके पास पेज नंबर होगा तो वहाँ से भी लिख लीजिए देख के, नहीं तो पास तो आपको यहाँ से नोट कर लेना है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब कि भर्जन क्या उदाहरण देकर समझाए। तो इसका भी हम आपको बुक से ही बता देते हैं, ठीक है। देखिए पास तो बुक से अगर आपको लिखना है तो भर्जन का परिभाषा यहाँ से दिया गया है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना होगा और इसका उदाहरण सहित बताना था। तो देखिए जिंक ब्लेड भर्जित होकर पास तो जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है, ये भी आपको लिखना है। और सिंपल अगर हम भर्जन का परिभाषा आपको याद करवाएं तो ऐसे बोलेगा कि देखिए पास तो किसी भी अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग भर्जन बोलेंगे। निस्तापन में क्या होता है ना कि वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो बस और ऐसे पास तो आपको यहाँ से यहाँ तक भी लिख लेना और ये उदाहरण जरूर दे दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। परगलन में गालक की क्या भूमिका है? तो आइए पास तो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। परगलन में के द्वारा भूमिका आपको लिख लेना हेडिंग। देखिए यहाँ
द्रावक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या जारित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है। ठीक है, निस्तापित या जारित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रित कर मिलाकर मिश्रण को गर्म किया जाता है। ऐसा करने से अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यशील जो अशुद्धि होता है, ठीक ना, वो दूर हो जाते हैं। इस प्रकार परगलन में द्रावक की अति महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसी की सहायता से अयस्क में मौजूद अपद्रव्य जो होता है वो दूर हो जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, एक दो बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 28, सोडियम को क्रोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपका आना शुरू हो गया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि सोडियम को क्रोसिन में डुबाकर क्यों रखते हैं। देखिए, उससे पहले बता दें दोस्तों कि द्रावक हो या यहाँ पे गालक हो, दोनों एक ही है। ठीक ना, ये नहीं कि बोलेगा सर जी यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और हो जाता है। देखिए, किसी चीज़ का प्रश्न तो डबल नाम होता है। चलिए प्रश्न, तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि सोडियम धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन एवं आर्द्रता से अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। सोडियम तो एक अति अभिक्रियाशील धातु है जिसे वायु में खुला छोड़ते ही सिद्ध जलने लगता है। ठीक है, जलने लिखिएगा, जलने। ठीक है, यहाँ ल है। ठीक है भाई, सब छूटा हुआ है, जलने लगता है। ठीक है प्रश्न, लिखिएगा जलने लगता है। इसी कारण सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। आप देखे होंगे पैर तो जादूगर बिना पैर तो माचिस की आग लगा देता है, तो वो क्या कर रखता है ना कि सोडियम धातु रखता है और उसे छू के अगर यहाँ पे हम लोग स्पर्श करेंगे तो वो जलना शुरू कर देता है। तो सोडियम पैर तो अति अभिक्रियाशील धातु है जो वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में आते ही जलना शुरू कर देता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, तो ये पैर आपको लिख लेना है और थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं के संचारण से आप क्या समझते हैं। तो आइए पैस तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत सिंपल है, एकदम सरल शब्दों में, कि धातुओं के परत दर परत विघटित होने की प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। देखेंगे पैस तो कोई भी लोहा रख दीजिए तो वो वायु की उपस्थिति में आके आप सलवर बाद उसको उठाएगा ना, आप पटकिएगा तो बहुत सारे पैस तो झड़ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं संचारण, यानी जंग लगना संचारण में ही आता है। धातुओं की परत दर परत विघटित होने की प्रक्रिया संचारण कहलाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कि धातुओं की शोधन के एक विधि का वर्णन करें। तो ये पास तो बहुत सारा विधि है। ठीक है, तो आपको एक विधि बोला गया, तो चलिए हम लोग एक विधि को बता देते हैं। धातुओं की शोधन का पास तो आपको यहाँ से संचारण का ये है। आगे आते हैं जी 61 नंबर पेज, यहाँ से पास तो लिख लीजिएगा। ठीक है, गलनिक पृथक्करण विधि, और यहाँ से आपको लिखना होगा खुद भाई साहब, क्योंकि अगर हम पढ़ने लगे ना तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। और डायग्राम बनाने का मन है तो बना लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो एक रुपया तो विधि यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातु क्या है, किन्हीं दो मिश्र धातु के नाम या उपयोग लिखें। देखिए मिश्र धातु लिख के डैश दीजिएगा। ये एकदम सिंपल है, जितना भी नोट्स में आपको मिलेगा ना भाई साहब एकदम सरल सरल शब्दों में। देखिए दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इससे सिंपल आपको मिल ही नहीं सकता, बुक में भी नहीं। बुक में भी पढ़ लीजिएगा, गजबे रहेगा, आपको समझे में ना आएगा सर जी ये कैसे हो गया। देखिए इसका तो पीतल कांसा इस्पात दो ही बोला है ना, चार है। बोले सर जी इसका उपयोग क्या है, तो बर्तन बनाने में, अनेक प्रकार के प्यार साथी उपकरणों का निर्माण करने में, दोनों लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और मेरे पास तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो एक छोटा सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, क्योंकि भाई साहब आज की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हैं 38 क्वेश्चन है भाई साहब। मानना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो मिश्र धातु की, तो ये हो गया हम लोग का 32 नंबर। लोहा एवं तांबा के दो अयस्क का नाम लिखिए। लोहा एवं तांबे के दो अयस्क के नाम लिखना है। तो चलिए पास तो देख लीजिए 32। लोहा में सबसे पहले लिखिएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तांबा के कॉपर पायराइट और मैकेलाइट। ये पूछा जाता है बहुत बार कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का। एक पास तो पूछा जाता है एल्युमिनियम का। ठीक है, तो उसका होता है बॉक्साइट। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 33। धातु कर्म किसे कहते हैं, एकदम एक लाइन में आपको दिमाग में अंदर करते हैं। चलिए एकदम 1 मिनट में आपको धातु कर्म याद हो जाएगा। किसी अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहते हैं। कोई भी अयस्क हो उसका प्रयास तो निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया को ही धातु कर्म कहेंगे। इस प्रकार आपको धातु कर्म लिख लेना है। बुक में आप खोदते रहिए, खोदते रह जाइएगा। ध्यान दीजिएगा। सोडियम धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत लिखे। तो ये प्रयास तो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसका हम क्या करते हैं ना कि आपको स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो एडिट करने में भी नहीं बनेगा। ठीक ना, तो इसका प्रयास तो हम स्क्रीनशॉट आपको लगा देते हैं। किसी औरत अपने ये भी प्रयास तो आपको हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे। 35 नंबर भी हम आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 36 नंबर देखिए
एल्यूमिनथर्मिक विधि क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको हम नोट से बता देते हैं। देखिए आपको आंसर इसका यहाँ से लिखना होगा कि जब धातुएं के ऑक्साइड का अवकरण एल्युमिनियम धातु के द्वारा कराई जाती है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को एल्यूमिनथर्मिक कहते हैं। बहुत ही सिंपल और हम सरल शब्दों में, तो ये फर्स्ट आपको नोट कर लेना है। देखिए ये 30 जरूर है, लेकिन आंसर किसका है, ठीक है, 36 का, क्योंकि रिपेस्ट तो ये नोट्स के द्वारा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हम बार बार बोल रहे हैं, इस नंबर पर रिपेस्ट तो आपको क्या कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है, या मेरे पास तो आप लोग यूटीएम स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सब चीज़ पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। आइए मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 37, पीतल एवं कांस्य के अवयव का नाम लिखना है, ठीक है। तो पीतल मेरे पास तो ध्यान दीजिएगा, पीतल में कॉपर और जिंक होता है, कांसा मेरे पास तो कॉपर और टीन होता है, ठीक है, टीन को एसिन होता है। इसका याद करने का बहुत सिंपल एक ट्रिक है, जी का टीका, बोलिए एक बार मेरे साथ, जी का और मेरे पास तो टीका। देखिए जी से जिंक हो गया और का से मेरे पास तो कॉपर हो गया, तो कॉपर की 80% मात्रा। देखिए भाई साहब लाइट कट गया है तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बता रहे थे कि जी का और टी का, तो जिंक और कॉपर, टीका से याद कीजिएगा पास तो टीन और कॉपर, ठीक है। और ये एक जब 2 क्वेश्चन याद कीजिएगा ना तो आपको एक ऑब्जेक्टिव में कंफर्म नंबर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है पास, तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये पास तो यहाँ पे आपको संपूर्ण सभी चीज़ की व्याख्या एकदम करके मिल जाएगा जी। चैप्टर 1 हो या 2 हो या 3 हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो पास, तो सबका आपको मिल जाएगा, सबका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए 38 का है ना, हम आपको स्क्रीनशॉट लगा लेते हैं, वहीं से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइट तो है नहीं। तो चलिए पास तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।